कृषि हैकाथॉन कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो ये याद रखिए कि जो पहला कृषि हैकाथॉन हुआ है, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में हुआ और इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन से जो चुनौतियाँ हम लोग हो रहे हैं उसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उसको सॉल्व किया जाए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो कितनी कितनी पुण्यतिथि हम लोग मनाए हैं बिरसा मुंडा की? तो बिरसा मुंडा जी की 125वीं पुण्यतिथि है। तो ये याद रखिएगा, 125वीं पुण्यतिथि पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ललितपुर में अत्याधुनिक बल्क ड्रग थोक दवा फार्मा पार्क करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना और फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है। तो कहता है कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापना कहाँ किया जाएगा? दवाई सबसे ज़्यादा कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि हम जो चीन पर डिपेंडेंट हैं वो हम लोग कम रहें और अपना आत्मनिर्भर बन जाए। तो दवा की कंपनी कहाँ बनेगी जी? उत्तर प्रदेश में बनेगी। हरियाणा के संदीप आर्य ने गुजरात में सूर्य मंदिर मोढेरा में लगभग 20,000 सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपना नाम अमेरिका लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कराया है। तो ये संदीप आर्य जी हैं, कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ये गुजरात के मंदिर मोढेरा में 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। दिल्ली सरकार ने होलंबी कला में पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। पार्क का क्षेत्रफल 11.4 एकड़ होगा, जिसमें हर साल 51,000 कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। तो कहता है कि ई कचरा इको पार्क कहाँ बनाया गया है? ई कचरा इको पार्क नई दिल्ली में बनाया गया है और यहाँ होलंबी कला में बनाया गया। होलंबी एक कला है, उसी हिसाब से बनाया गया है। ये 11.4 एकड़ में इसका क्षेत्रफल है और 51,000 टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाएगा। 51,000। महाराष्ट्र की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क योजना समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से चालू हो गई है। यह युवा 701 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। इस महामार्ग का ऑफिशियल नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग है, ऑफिशियल नेम। अब ये देखिए पहले तो कि समृद्धि महामार्ग जो है वो कहाँ पे है? समृद्धि महामार्ग कहाँ पे बनाया गया है ये सड़क परियोजना? तो ये है महाराष्ट्र में है। तो समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र में है। ये मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। एक अभी हमने देखे कि नागपुर को गोवा से जोड़ने वाला भी एक बनाया गया है, बहुत बड़ा, कहीं पे पढ़ देना, गोवा को नागपुर से जोड़ता है, वो भी एक पढ़े हैं। तो ये हो गया। इसका ऑफिशियल नेम क्या है? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्ध मार्ग, पूरा नाम है इसका। आगे देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन को मंजूरी दी है। इसके तहत अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, भोटी और पुर्गी को लद्दाख के आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। तो लद्दाख के आधिकारिक भाषा विनियमन कौन किए हैं जारी? जारी किए द्रौपदी मुर्मू जी ने किए हैं। और इसमें कौन कौन है? तो हिंदी अंग्रेजी तो है ही है, उर्दू भी है ही, भोटी और पुर्गी, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भोटी और पुर्गी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो कहाँ का है? लद्दाख का है। भोटी और पुर्गी कहाँ की आधिकारिक भाषा है? लद्दाख का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कार्यों में विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। तो ये कहता है भारतीय भाषा अनुभाग जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन अमित शाह जी ने किए हैं। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण संशोधन विनियमन 2025 जारी किया है, जो जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 3(1) को संशोधित करता है। इसके तहत लद्दाख के निवासियों के लिए स्थानीय नौकरियों में 85% के आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने अनुच्छेद 240 के तहत केंद्र शासित प्रदेश
लद्दाख आरक्षण विनियमन जारी किया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो कहता है 240 अनुच्छेद के तहत जारी किया है, जो कि ये जम्मू कश्मीर का जो था अधिनियम उसको संशोधित किया है। और लद्दाख निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 85% का आरक्षण प्रावधान बनाया है। लद्दाख के लोगों के लिए कितना परसेंट? 85% आरक्षण। तो ये याद रखना है, इसका आपका आर्टिकल 240 है और 85% आरक्षण है, द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया है। हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुओं वाली संख्या महानगर बन गया है और भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गया है। जब बेंगलुरु में 80 से 85 जंगली तेंदुए पाए गए हैं। तो कहता है कि भारत तेंदुओं की राजधानी किसको बनाया गया है? बेंगलुरु को। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची एवी लिस्ट आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इस सूची के विश्व के कई प्रतिष्ठित संगठनों के वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया गया है। एवी लिस्ट में पक्षियों की 11,131 प्रजातियाँ इतना ऐसा नहीं पूछेगा, तो बस इतना पूछेगा कि जो लिस्ट जारी हुआ है वैश्विक एकीकृत पक्षी लिस्ट, उसका नाम क्या है? एवी लिस्ट नाम है। हाल में ही विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत 11-12 से की गरीबी दर 27.1 से बढ़कर कितना गरीबी दर हो गया है? तो 5.3 गरीबी दर हो गया 22-23 में। तो ये विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जो 11-12 में 27.1 था, वो घटकर कितना हो गया? 5.3 हो गया 22-23 में। हमको आज मई तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये जून। चलिए थोड़ा तेज़ी से पढ़ते हैं इसको। यूएन द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। भारत की प्रजनन दर जो है घटकर 1.9 हो गई है, जो बच्चे के प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम हो गया है। ठीक है, तो कहता है कि यूएन एक रिपोर्ट जारी किया है, जनसांख्यिकी रिपोर्ट। उसमें भारत की जनसंख्या 2025 में 1.46 अरब पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा? 1.46 अरब पहुंच जाएगा। और भारत की प्रजनन दर है वो कितना रह गया है? 1.9 हो गया। प्रजनन दर कितना हो गया? 1.9 हो गया है, जो कि बच्चे का प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। बच्चे का प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। मोदी जी ने 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मनाने के लिए नमो ऐप में जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। सर्वेक्षण के जरिए सरकार ने नागरिकों से भारत की प्रगति के लिए उनकी प्रतिक्रिया जानी। तो मोदी जी ने कितने वर्ष के लिए? 11 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पे, कितने वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पे? 11 वर्ष के। कहता है नमो ऐप में जन मन सर्वेक्षण शुरू किया। तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्यकाल के 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। तो कहता है 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु के बेलूर में, उत्तर पांड्यकाल के। तो ये तमिलनाडु के बेलूर में उत्तर पांड्यकाल के शिव मंदिर हैं। हाल में फ्लिपकार्ट भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ई कॉमर्स कंपनी बन गया। ठीक है, एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है। तो कहता है कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और ये अब ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो लोन भी दे सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद अब पुडुचेरी विधानसभा पूरी तरीके से डिजिटल और कागज रहित विधायिका के रूप में कार्य करेगी। तो किसने किया है? तो केंद्रीय सूचना मंत्रालय, प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पुडुचेरी विधानसभा के लिए ई विधान एप्लीकेशन का नाम नेवा रखा गया, उसको जारी किया गया। असम सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशियों के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा किया। किसने किया? हथियार लाइसेंस कौन देगा? हथियार लाइसेंस देने वाले हैं असम सरकार। ठीक है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 6,405 करोड़ की 2 रेलवे परियोजना कोडरमा बरकानाना दोहरीकरण 133 किलोमीटर और बल्जारी चिकजाजूर दोहरीकरण की मंजूरी दी है। तो कहता है कि ये कोडरमा बरकानाना दोहरीकरण और बल्लारी चिकजाजूर दोहरीकरण ये कितने कितने राज्यों में है? झारखंड का है तो कोडरमा, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ये 3 राज्यों की बात है जहाँ पे 6,000 करोड़ रुपये 6,405 करोड़ रुपये 2 रेलवे परियोजनाओं की मंजूरी दिया गया है। हाल में ही रेल मंत्रालय ने टिकट धोखाधड़ी से रोकने के लिए तत्काल बुकिंग पर आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। बच्चों के मन में देशभक्ति की भावना उजागर करना और समग्र विकास करना है। तो महाराष्ट्र सरकार ने बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है पहली कक्षा से ही। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ये पहले कानून मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू, अब इनका बदल दिया गया है। तो ये अब क्या बन गए हैं? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सांस्कृतिक और आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया है। यह उत्सव भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी प्रतिभा परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। तो क्या किया गया है इसमें कि लोक संवर्धन पर्व है, ये उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसके लिए है लोक संवर्धन? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। क्या चीज़ के लिए? अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। इसमें अपनी प्रतिभा और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक डाक की सेवा शुरुआत की है, जिसमें 35 kg तक का आप डाक पोस्ट कर सकते हैं। तो कितना है इसमें? डाक विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों को की किफ़ायती दरों पर, ओहो अच्छा पुस्तक की बात कर रहा है तो इसका तो ये अलग चीज़ के लिए था, पुस्तक के लिए नहीं है वो। ये 35 kg जो है आपको जो हम बता रहे थे, ये क्या है कि आप विदेश में भी आप डाक पोस्ट भेज सकते हैं। विदेश में नहीं, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। आप कोई छोटे मोटे MSME बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस का जो आपको भेजना है तो 35 kg तक भी आप उसको भेज सकते हैं। ऐसा ही कुछ है, थोड़ा डिटेल हमको याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ये क्या है कि पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए ज्ञान पोस्ट नामक सेवा की शुरुआत किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट पर सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय बनाया और कृत्रिम चट्टान विकसित करने की घोषणा की गई है। यह निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य समुद्री पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो कहाँ? सिंधु दुर्ग तट पर INS गुलदार में नीचे संग्रहालय बनाया जाएगा और कृत्रिम चट्टान विकसित किया जाएगा। तो कहता है कि पानी के नीचे संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में INS गुलदार पर। तेलंगाना राज्य ने शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों को शिक्षण उपकरणों में उन्नत और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किया है। अभिकांत दास ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2022 में उन्होंने G20 शेरपा नियुक्त किया गया था 2022 में। 23 में उन्होंने भारत G20 अध्यक्षता के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 2022 में बने, 23 में अच्छा किए और अब वो इस्तीफा दे दिए। अभी किसी एक देश के निवेश बैंक के वो एडवाइज़र बन गए हैं। अभी ये कोई एक निवेश बैंक है उसके एडवाइज़र बन गए, ये सलाहकार बन गए। अब आगे देखते हैं। हाल में ही भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौते के लिए को निलंबित करने का आदेश दिया। तो होता है भारत सरकार जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, क्या नाम है? इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड
को जापान के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को जो निर्यात समझौता हुआ था उसको निलंबन कर दिया है। किसके साथ? जापान के साथ हुआ था निर्यात का समझौता दुर्लभ तत्व का, उसको निलंबित कर दिया गया है। भारत की उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी शिल्पा हेल्थ ने सिल्पाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट नामक अभियान शुरू किया, जिसके लिए अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो कहता है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की कंपनी कौन है? शिल्पा हेल्थ, सिप्ला हेल्थ, ओ सिप्ला सिप्ला सिप्ला, मेडिसिन में आप देखते होंगे सिप्ला। तो कहता है कि सिप्ला ने सिप्लाडीन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट ये जो अभियान शुरू किया उसके लिए नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया सिप्ला ने। भारत सरकार ने 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 21 जून को की 11वीं वर्षगांठ मनाया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। तो कह रहा है कि 21 जून को जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, कौन सा? अभी 11वीं वर्षगांठ पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान के रूप में चुना है। तो राष्ट्रीय मेजबान के रूप में किसको चुना? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को। कौन सी वर्षगांठ पे? 11वीं वर्षगांठ पे 21 जून को मनाते हैं। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई। तो कब हुआ है? 12 जून को हुआ है। ये बहुत दुखद खबर थी। अहमदाबाद में हुआ है। 241 लोगों की मौत हो गई। किसका विमान था? एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 7878 अहमदाबाद में हुआ, एयर इंडिया का था। गूगल ने हैदराबाद में पहला सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करेगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र का। तो गूगल कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद में करेगा स्थापित पहला सुरक्षित इंजीनियरिंग केंद्र। यह केंद्र भारत के डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के लिए गोपनीयता, सुरक्षा इंजीनियरिंग, उन्नत साइबर सुरक्षा को एकजुट करता है। तो गूगल कहाँ बना रहा है? हैदराबाद में बना रहा है। पंजाब सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 10 जून को उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। तो उद्योग क्रांति की शुरुआत कौन किया? पंजाब सरकार। एक प्रतिस्पर्धी औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन करना है। तो ये उद्योग क्रांति पंजाब सरकार ने किया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। ये है इम्पोर्टेंट। तो पहले कहता है कि हरियाणा के मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो का उद्घाटन कौन किया? अश्विनी वैष्णव जी ने किया है। मतलब कि ये जो मानेसर में जो प्लांट है, यहीं पे एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बना दिया गया है। यहीं से डायरेक्ट गाड़ी लोड होगा और चारों तरफ चला जाएगा। समझ गए? यह टर्मिनल हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर का हिस्सा है तथा 10 किलोमीटर रेल लिंक के माध्यम से पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। कौन से रेलवे स्टेशन से जुड़ा है? पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये गति शक्ति जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बनाया है वो पाटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। जून 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एयरफोर्स की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया। यह भारत ड्रोन निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देगा। तो किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, क्या नाम है? कमलेश पासवान। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कमलेश पासवान जी ने चेन्नई में, कहाँ किया गया? चेन्नई में भारत के पहले गरुड़ एयरोस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र के उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ कृषि ड्रोन स्वदेशी केंद्र कहाँ बनाया गया? चेन्नई में। और गरुड़ एयरोस्पेस की एक कंपनी है, ये वहाँ पे ही बनाया गया। भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए
राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध टोल संग्रह को देने के लिए 300 रुपये का फास्टैग आधारित वार्षिक पास लॉन्च किया है। कि कहता है कि 3000 रुपये का वार्षिक पास लॉन्च किया है भारत सरकार ने निजी वाहनों के लिए। ओके, निजी वाहनों के लिए टोल भुगतान को आसान बनाने के लिए 3000 रुपये का वार्षिक पास है। प्राइवेट गाड़ी के लिए बात है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया है। तो चीफ्स चिंतन का आयोजन कहाँ किया गया है? चीफ्स चिंतन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, इससे भारतीय सेना के पूर्व प्रमुखों के लिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन आइजोल को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए परियोजना है। तो बैराबी सेरांग रेलवे लाइन, क्या नाम है इसका? बैराबी सेरांग रेलवे लाइन है। बैराबी सेरांग रेलवे लाइन वो भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो बैराबी सेरांग रेलवे लाइन। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाना है। तो कहता है ई नागरिक सेवा 2.0 से जोड़ने वाला कौन बन गया राज्य? मध्य प्रदेश बन गया। प्रोफेसर एम सतीश कुमार को गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के पहला डीन नियुक्त किया गया है। तो जो ये गिफ्ट सिटी गुजरात में जो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट जो आया है, क्वीन यूनिवर्सिटी, वहाँ उसका डीन किसको बनाया गया है? सतीश कुमार को, प्रोफेसर एम सतीश कुमार को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर महिला बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली में जेंडर बजटिंग पर पहला राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया है। इस परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों के जेंडर बजटिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये का बजट जेंडर बजट आवंटित किया गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 37% अधिक है। तो महिला विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में जेंडर पर परामर्श पहला राष्ट्रीय कहाँ किया? नई दिल्ली में घोषित किया, जो कहता है कि इसमें इस बार 4.49 लाख करोड़ रुपये 4.5 लाख करोड़ रुपये का बजट जेंडर बजट आवंटित किया है। कितने का? 4.5 लाख करोड़ रुपये का, जो कि पिछले वर्ष से 37% अधिक है। ठीक है, चलिए। डाउन टू अर्थ मैगजीन ऑफ और सेंटर फॉर साइंस द्वारा एंड एनवायरनमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत किसी भी राज्य के पर्यावरण प्रदर्शन में 100 में से 70 अंक से ज़्यादा प्राप्त नहीं किया है। आंध्र प्रदेश 68 अंक के साथ प्रथम श्रेणी पर है। कहता है डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट जारी किया, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स, ये रिपोर्ट जारी किया। तो कहता है पर्यावरण में कोई 70 नंबर से ज़्यादा लाया ही नहीं। आंध्र प्रदेश 68 नंबर के साथ क्या है? प्रथम श्रेणी पे है। आंध्र प्रदेश प्रथम श्रेणी पे। मोदी जी ने बिहार के सिवान जिले से 5900 करोड़ रुपए से अधिक 28 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य रूप से गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री से निर्मित अत्याधुनिक इंजन शामिल है। इसके अलावा वैशाली देवरिया रेलवे लाइन परियोजना, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इत्यादि भी शामिल है। तो मोदी जी कहाँ थे? सिवान आए थे इस बार, और सिवान में लगभग 6000 करोड़ रुपये का 28 विकास परियोजना लॉन्च किया है। कितना? 6000 करोड़ का लगभग 28 में। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गिनी गणराज्य में मढ़ौरा रेलवे फैक्ट्री से गिनी गणराज्य में निर्यात किया जाएगा रेल इंजन। मढ़ौरा रेल इंजन जो है यहाँ से बन के कहाँ जाएगा? गिनी गणराज्य में जाएगा। बाकी वैशाली देवरिया रेलवे लाइन भी है। पटना पाटलिपुत्र से गोरख के बीच के वंदे भारत एक्सप्रेस भी है, पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 25 से 35 तक जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। 5800 मेगावाट जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है। तो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है वो 10 सालों को 25 से 35 तक में जल विद्युत परियोजनाओं का दशक घोषित किया है। पूर्वी तटीय रेलवे ने
पुरी और उड़ीसा में रथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे सेवाओं, आवास, यात्री सुविधाओं प्रदान करने के लिए इको आर यात्रा रेल लॉन्च किया है। इको आर यात्रा तो कहता है कि ये जो श्रद्धालुओं के जो वहाँ पे जो पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा जो चलता है, तो उसके लिए पूर्वी तटीय रेलवे ने कौन लॉन्च किया है, तो पूर्वी तटीय रेलवे ने लॉन्च किया है। ठीक है, पुरी उड़ीसा के लिए इको आर यात्रा, इको आर यात्रा श्रद्धालुओं के लिए किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने एनडीए सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सुशासन की पहली कदम कार्यक्रम के दौरान स्वर्ण आंध्र 2047 विजन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, शासन इत्यादि का पुनर्निर्माण करना है। तो स्वर्ण आंध्र 2047 का उद्घाटन कौन किए हैं, तो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने पहली वर्षगांठ पे। लोक सेवा यूपीएससी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। यूपीएससी ने जो लॉन्च किया प्रतिभा सेतु, इसके तहत वैसे उम्मीदवार जो अंतिम मेरिट जो बाहर हो गए हैं उनको दोनों नियोक्ताओं को किया जाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, प्रतिभा सेतु, प्रतिभा सेतु लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकारी ई मार्केट प्लेस ई जेम पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। तो कहता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग में कह रहा है कि ई मार्केट प्लेस से ऑनलाइन शॉपिंग में उत्तर प्रदेश क्या है, शीर्ष राज्य है, टॉप पे आ गया। मोदी जी नई दिल्ली में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच ऐतिहासिक संवाद के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। तो कहता है कि महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच जो संवाद हुआ था उसका 100 साल पूरा हो गया। तो मोदी जी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए। उल्लासनगर भारत साक्षरता मिशन के तहत मिजोरम, गोवा के बाद त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर बन गया। कौन कौन बन गया आपको याद रखना है, मिजोरम तो है ही था, फिर गोवा भी हो गया, उसके बाद अब त्रिपुरा भी हो गया। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2026 से हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फीले क्षेत्रों में जातिगत जनगणना शुरू करने की घोषणा की है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह जनगणना मार्च 2027 से प्रारंभ किया जाएगा। ओके, तो कहता है कि अभी हम लोग 2025 में है ना, 2025 में है, 2027 में जनगणना होना है, लेकिन ये कहाँ का, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, ये 4 राज्यों में, हिमाचल हो जाएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। देखिए मैप से इसको याद कीजिए, ये मैप मान्य बना दिए, तो आपका ये लद्दाख हो गया, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, फिर यहाँ पे हिमाचल हो गया, यहाँ पे हो गया उत्तराखंड। ये 4 राज्यों में क्या होगा, जातिगत जनगणना कब शुरू हो जाएगा, अक्टूबर 2026 में ही, अगले साल। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने 67वें जन्मदिन के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जो आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का 67वां बर्थडे था, तो कहाँ खोले हैं, देहरादून में। राष्ट्रीय तपोवन, राष्ट्रीय निकेतन कहाँ खोला गया है, देहरादून में खोला गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़ 1000 में से 703 अंक प्राप्त कर तीसरे वर्ष भी टॉप पे रहा है, वहीं मेघालय सबसे निचले स्थान पे रहा है। तो कहता है कि शिक्षा में बात कर रहा है कि शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग लॉन्च किया है, तो उसमें टॉप पे कौन हो गया, चंडीगढ़। 1000 में से 703 नंबर, मतलब 70% की बात कह सकते हैं इसमें। 70% के साथ चंडीगढ़ टॉप पे रहा है तीसरे वर्ष भी, और मेघालय सबसे नीचे स्थान पर रहा है शिक्षा में। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में 1 से 5 तक हिंदी को भी तीसरी सरकारी मान्य भाषा घोषित किया। तो कहता है महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में, मराठी स्कूल हो चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हो, वहाँ पे 1 से 5वीं तक में जो तीसरी भाषा किसको बनाया गया, तीसरी भाषा बनाया गया, हिंदी को बनाया गया। थोड़ा सा और है, कंप्लीट कर लेते हैं। जून 2025 को मोदी जी ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
सिर्फ विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ दुनिया के अब तक का सबसे बड़ा योग समारोह किया है। ये सबसे बड़ा योग सम्मेलन के रूप में गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया। तो इस बार योग कहाँ किया गया? योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कहता है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम में 21 जून को। वहाँ पर 3 लाख लोग मिलकर योग किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला उत्तराखंड एक राज्य बन गया है। कहता है योग के क्षेत्र में उत्तराखंड को वैश्विक गंतव्य रूप में स्थापित करना है। योग नीति कौन लॉन्च किया है? उत्तराखंड। हाल में ही असम सरकार ने ट्रांस समुदायों को ओबीसी का दर्जा दे दिया है और आंगनबाड़ीकर्ताओं के लिए पर्यवेक्षक स्तर पर 50% आरक्षण का भी घोषणा कर दिया है। मोदी जी ज्ञान भारतम मिशन, पूर्व में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जो था, तो ज्ञान भारतम मिशन का शुभारंभ किया 9 जून को, जिसमें 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने, दस्तावेजीकरण और संरक्षित करने के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। तो ये कहता है कि जो 10 मिलियन मतलब हो गया 1 करोड़। कहता है ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया जिसमें 60 करोड़ रुपए का बजट है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। लगभग 1 2 3 4 पेज पढ़ लिए, ढेर पढ़ लिए ना। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और ये 5वां पेज था। ऐसे ही 5-5 पेज करके हम लोग इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो देख